फिर आप लिखो ए, एक्स की जगह छोड़ दो, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, वाई की जगह छोड़ दो, प्लस में सी, मोड में लिखो इसको, ठीक है। देखिए लाइन 2 की इक्वेशन, मतलब देखो वो फिगर ऊपर चलेगी तो मैं बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। भाई अगर ये लाइन 2 है सर, ये लाइन 2 है, तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 2,3 से ना, इस पॉइंट से पास हो रहे हैं कि भाई जो इसका स्लोप है सर वो m1 है और जो इसका स्लोप है वो m2 है। हेलो वेलकम, क्या हाल चाल। तो देखो यार, बाकी बचे हुए क्वेश्चन जो है 9.3 के वो हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 17 तक आपको यहाँ पे इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। इन सभी क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीक़ों से समझेंगे। और यहाँ पर एक बात और बताऊँ कि टेलीग्राम पे आपको एक स्टडी प्लस पे, ठीक है, वहाँ पे PDF मिल जाएगी इस लेक्चर की। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, क्योंकि इससे पहले के क्वेश्चन हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं। तो यहाँ पे बोला गया है 2 लाइन्स पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एंगल ऑफ 60 डिग्री, इफ स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर लाइन। मतलब क्या है कि दो लाइन्स हैं, जैसे समझो ये हो गई लाइन 1 और ये हो गई लाइन 2। ये दोनों जो लाइन्स हैं वो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं, ये इंटरसेक्टिंग लाइन बताई गई हमें, वो पॉइंट है 2,3। मतलब ये 2,3 पे इंटरसेक्ट करती है, मान लिया मैंने वो पॉइंट P है, ठीक है। और इनके बीच का एक एंगल हमें बताया गया है 60 डिग्री, ठीक है। और एक के स्लोप को, ठीक है ना, एक के स्लोप को बताया गया है कि भाई किसी एक लाइन का स्लोप है 2 और दूसरी लाइन जिसका स्लोप नहीं बताया गया उसकी इक्वेशन बता दो। तो मान लेते हैं कि जो लाइन 1 है इसका स्लोप है m1 जो हमें 2 बताया गया है, और जो लाइन 2 है इसका स्लोप है m2, ठीक है। तो यहाँ पर तो मैं यहाँ पे लिखूंगा लेट स्लोप ऑफ लाइन 1 इज इक्वल टू m1 एंड स्लोप ऑफ लाइन 2 इज इक्वल टू m2। ठीक है। अब देखो किसी एक लाइन का स्लोप कितना बताया गया 2, तो मैंने मान लिया कि जो पहली लाइन इसका स्लोप बताया गया 2, दूसरी लाइन की इक्वेशन यानी कि हमें निकालनी है, इसका स्लोप नहीं बताया गया, ठीक है। और एंगल बिटवीन लाइंस कितना है 60 डिग्री है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे एंगल बिटवीन लाइंस भी हमें बताया गया। अब देखो यार, अगर मुझे लाइन 2 की इक्वेशन निकालनी है तो इस लाइन पे मुझे एक पॉइंट पता है ऑलरेडी। अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ तो इसकी इक्वेशन निकल जाएगी स्लोप पॉइंट फॉर्म से, यानी कि मुझे बस स्लोप की जरूरत है m2 की। तो वो कैसे निकालूंगा, देखो मुझे एक फॉर्मूला पता है कि भाई एंगल बिटवीन लाइन अगर थीटा हो तो टेन थीटा क्या होता है, ठीक है। टेन थीटा होता है मोड के अंदर m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू रख दो सर, यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 60, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m2 मुझे नहीं पता, वही तो मुझे चाहिए, माइनस m1 मुझे पता है कितना है 2 है, डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 है ना। m1 की वैल्यू 2 है तो 2 और m2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अब tan 60 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू, ठीक है। एक काम कर लो आप, मोड हटा दो, है ना। मोड हटाओ, किसी एक तरफ प्लस माइनस लगाना पड़ेगा, यहाँ पे लगा दो। मोड हटा दिया, जब मोड हटाया तो कितना बचा यहाँ पे m2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2m2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, देखो, ठीक। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहाँ से हम 2 केस बना सकते हैं सर, है ना। इसका मतलब क्या है कि हम यहाँ पे 2 केस बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद वाला स्टेप हम यहाँ से करेंगे। पहला केस क्या बनेगा कि ये अगर मान लो प्लस √3 के बराबर हो, दूसरा केस क्या बनेगा, ये मान लो माइनस √3 के बराबर हो, है ना। तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा कि यहाँ से 2 केस बनेंगे, केस 1 या केस फर्स्ट एंड केस सेकंड, ठीक है। केस सेकंड हम यहाँ बना लेते हैं, ठीक। तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा m2 माइनस 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 2m2, ये बराबर हो √3 के, ठीक है। और केस 2 में क्या हो जाएगा कि यही चीज़ है ना, यानी कि यही चीज़ जो है ये √3 के बराबर ना हो गया बल्कि माइनस √3 के बराबर आ जाए, यानी कि हो जाए माइनस ऑफ √3 के बराबर। यहाँ तक क्लियर है क्या? तो अब देखो यार, है ना, अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, पहले इसको सॉल्व करते हैं। m2 माइनस 2 इज इक्वल टू 1 इंटू में √3 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो हो जाएगा 2 √3m2,
ठीक है, एक काम करते हैं ना, ये जो चीज़ इसको छोटा सा करके अब यहाँ बना लो, अब जगह ज़्यादा होगी, यहाँ हो गया केस 2। अब देखो यार, एक एक करके सॉल्व करते हैं दोनों को। इसको आप सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा, m2 को इधर लाओगे तो यहाँ से हो जाएगा m2 माइनस 2√3m2, उधर क्या बचेगा, ये बचेगा √3 और -2 कहाँ जाएगा प्लस में। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब यहाँ से m2 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 2√3 और यहाँ क्या बचा हुआ है √3 + 2। अगले स्टेप में ये चीज़ डिवाइड में जाएगी, मैं यहीं पे ले आ रहा हूँ, है ना, एक स्टेप गैप कर दे रहा हूँ, यहीं पे ये चीज़ समझो डिवाइड में चलेगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा m2 की वैल्यू। ठीक है, तो m2 आपको पता लग गया सर, है ना, आपको देखोगे तो m2 जो है ये आपको पता लग गया। अब देखो, अब इसको ऐसे ही पैक कर देते हैं। ठीक है, अब देखो अपने को स्लोप तो मिल गया, है ना, लाइन 2 का एक स्लोप तो मिल गया एक केस में, भी वो केस सॉल्व करेंगे, बट अभी इसको समझो कि अगर अपने को ये मिल गया है, इसका मतलब क्या है, देखो लाइन 2 जो है वो कहाँ से पास करती है, एक पॉइंट से, जिसे कोऑर्डिनेट अपने को पता है और उसका स्लोप भी हमें पता लग गया, मतलब हम इसकी इक्वेशन तो निकाल सकते हैं इस केस में एटलीस्ट। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं इधर जगह बना लूँ। ठीक है, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इक्वेशन। ठीक है, यहाँ पे हम बोलेंगे, देखो इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है इधर, है ना, हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन 2। ठीक है, लाइन 2 की इक्वेशन मतलब देखो वो फिगर ऊपर चलेगी तो मैं बना देता हूँ, आप समझ जाओगे। तो भाई अगर ये लाइन 2 है सर, ये लाइन 2 है तो ये लाइन कहाँ से पास हो रही है, ये लाइन पास हो रही है 2,3 से ना, इस पॉइंट से पास हो रही है, इसको मैंने P बोला हुआ है। और इसका स्लोप क्या माना हुआ है मैंने, इसका स्लोप माना हुआ है मैंने m2। तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी सर, आपको पता है एक पॉइंट पता हो, एक स्लोप पता हो, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा सकते हैं, जो कि होती है y - y1 = m x - x1। लेकिन खास बात क्या है कि यहाँ पे स्लोप m ना होके m2 मान रखा है हमने, तो m2 लिखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि फॉर्मूला है, अगर आप लिख भी दोगे तो चल जाएगा, बट फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ, बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y - y1 है सर, y1 कितना है 3, तो यहाँ पे कितना लिख दोगे 3, है ना, यहाँ पे कितना लिख दोगे 3, क्योंकि y1 3 है। इसके बाद m2 है सर, m2 देखो इतना ताम झाम है सारा, तो यानी कि वो सारा लिख दो, कितना √3 + 2 डिवाइड बाई कितना है सर 1 - 2√3, 1 - 2√3। ठीक है, और यहाँ क्या बचेगा x - x1, x1 कितना है सर 2। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या, यहाँ तक ये समझ में आ गई क्या। दूसरा जो केस है ना उसकी चिंता मत करना, ये जो केस है ठीक है, इसको अभी हम सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, अभी आप इसको लेकिन थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रहने दो। ठीक, अब यहाँ पे आ जाओ। अब ये वाली चीज़ इधर गुणा में आएगी y के साथ, तो ये कितना हो जाएगा 1 - 2√3y। फिर ये होगा 3 के साथ गुणा, तो 3 गुणा में -1 कितना हो जाएगा -3, फिर माइनस माइनस प्लस 3 गुणा में 2 यानी कि 6, साथ में √3 = यहाँ पे क्या होगा √3 + 2 x के साथ गुणा होगा पहले, तो इसको पहले x के साथ गुणा करो, यानी कि √3 प्लस में 2 इसको गुणा कर दिया x के साथ, और फिर ये -2 के साथ गुणा होगा, यानी कि √3 × -2, माइनस का 2√3 आ गया, फिर माइनस माइनस प्लस सॉरी माइनस प्लस माइनस, ठीक है, 2 और 2 कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब जरा एक काम करो ना, x वाली और y वाली टर्म एक तरफ लिख लो। ठीक है, x वाली टर्म और y वाली टर्म एक साथ लिख लो। ठीक है, इस वाली देखो x की जो भी चीज़ है इधर लेके आओ, ये आएगा माइनस में √3 प्लस में 2 और x। ठीक है, तो मैंने मतलब ये भी जो भी था इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर दिया। ऐसे ये वाला तो अपनी तरफ रहेगा, तो हो जाएगा 1 - 2√3y = सर, है ना। अब आपको क्या करना है, अब आपको इनको राइट में शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पर देखोगे 6√3 है, वहाँ पे -2√3 पहले से है, तो ये आ जाएगा माइनस में -2√3 - 6√3, माइनस का 8√3 आ जाएगा पहली बात। तो वहाँ पे -4 है, -3 जाएगा प्लस में, यानी कि माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, अब देखो हम ज़्यादा ट्राई करते हैं कि x का कोफिशिएंट हम पॉजिटिव रखें, तो क्या करो दोनों तरफ -1 से गुणा कर दो सर। -1 से गुणा करोगे तो देखो यहाँ से माइनस का ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि √3 + 2, तो थोड़ा अच्छे से लिखता हूँ मैं,
√3 + 2x, ठीक है। माइनस से गुणा करोगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा, एक काम करो उस माइनस को अंदर ले जाओ, है ना, तो ये 2√3 पहले आ जाएगा, यहाँ प्लस ही रहने दो, माइनस को अंदर ले जाओ, तो यहाँ पे 1 - 2√3 की जगह 2√3 - 1 लिख दो यार। यहाँ -1 से गुणा करोगे हो जाएगा 8√3 + 1, ठीक है। तो सर ये केस 1 में आया है आंसर, है ना, ये जो आंसर आया ना आपको दिख रहा है, ये कब आया है, जब आपने केस 1 सॉल्व किया। सर क्या इसके जैसा ही कुछ और भी है? हाँ, इसके जैसा ही अपने पास केस 2 भी था, याद करो, है ना, जिसमें हम ये वाली वैल्यू कंसीडर कर रहे थे, तो उसको भी जरा सॉल्व कर लेते हैं, है ना, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सर इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा, m2 - 2 है, देखो यहाँ पे m2 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये वाली जो चीज़ है इसको इधर शिफ्ट करोगे, यानी कि ये -√3 से मल्टीप्लाई होगा तो -√3 इंटू में 1 किया, ये आ गया, और प्लस माइनस माइनस यहाँ पे √3 और 2 है तो 2√3 m2। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई क्या? यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई ना। अब देखो मैं एक स्टेप यहाँ से डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ये वाली चीज़ प्लस में आएगी ना, पहले m2 पे फोकस करो, ठीक है, ये वाली चीज़ इधर आएगी तो m2 कॉमन आ जाएगा क्या? हाँ, यहाँ से m2 कॉमन लोगे 1 बचेगा, और ये प्लस में आएगा, नहीं ये बचेगा +2√3। उधर क्या बचेगा सर, -√3 + 2। मैंने क्या किया है, मैं इसको इधर लेके गया और m2 वाली टर्म में से m2 कॉमन ले लिया बस, तो यहाँ पे m2 कॉमन लोगे 1 बचेगा, ये वाली चीज़ कॉमन लोगे 2√3 आ जाएगा इधर प्लस का, ठीक है, और 2 को उधर शिफ्ट कर दो। यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो यहाँ से आपको m2 की वैल्यू साफ साफ नज़र आ रही होगी, कितना हो जाएगा, देखो 2 को मैं पहले लिख दे रहा हूँ ना, प्लस वाली चीज़ पहले लिख दो, ज़्यादा अच्छा लगता है ना, 2√3 2 - √3 इसको, है ना, वही चीज़ है, और ये डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइड में क्या आ जाएगा 1 + 2√3। देखो यहाँ से मुझे m2 पता लग गया इस वाले केस में, है ना, जो मैंने केस 2 बनाया था इसमें भी मुझे m2 पता लग गया, तो यहाँ से भी मैं बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 2, ठीक है। यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, यहाँ से मैं कह सकता हूँ इक्वेशन ऑफ लाइन 2। अब फिर से देख लो, लाइन 2 तो वही है यार, है ना, पास तो ये वहीं से कर रही है ना, कहाँ से, P पॉइंट से, जिसके कोऑर्डिनेट कितने थे 2,3, स्लोप अभी भी कितना है m2 ही है, लेकिन इस केस में m2 की वैल्यू अलग आई है सर, है ना, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y - y1 = स्लोप, जिसको मैंने m2 बोला है, और x - x1। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं क्या? यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट कर देंगे बस, तो y - y1 सर, y1 कितना है 3, इज इक्वल टू स्लोप, ये तामझाम जो भी है लिख दो, कितना है 2 - √3 डिवाइड बाई 1 + 2√3, और यहाँ पे क्या है सर x - x1 कितना है 2। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं क्या? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं, नीचे वाली चीज़ इधर गुणा में ले आओ, 1 + 2√3 किसके साथ गुणा होगा, पहले y के साथ, तो ये हाथ में y आ जाएगा, फिर यही चीज़ -3 के साथ गुणा होगा, -3 × 1 -3, फिर -3 × 2, है ना, -6, साथ में √3 भी है। उस तरफ क्या बचेगा सर, ये वाली चीज़, है ना, x के साथ गुणा होगी, तो कितना हो जाएगा 2 - √3x, और फिर यही वाली चीज़ -2 के साथ भी गुणा होगी, तो 2 × में -2 -4, फिर ये हो जाएगा -- +2√3। यहाँ तक तो समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक तो सब कुछ आराम से समझ में आ रहा होगा ना। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम क्या करते हैं, x वाली टर्म को इधर लेके आते हैं। देखो x वाली टर्म इधर आएगी, नेगेटिव आएगी ना, तो एक काम करो ना, जब नेगेटिव में आएगी ना तो हम बाहर माइनस मत लगाओ, वो माइनस सीधा अंदर शिफ्ट कर दो, मतलब इसको चेंज कर दो, 2 - √3 की जगह √3 - 2 भी तो लिखा जा सकता है यार, हो गया ना, ठीक है। ये वाली चीज़ ऐसी रहने दो, कितना 1 + 2√3y इज इक्वल टू, देखो सर पहले √3 वाली चीज़ देखते हैं, 6√3 हो जाएगा प्लस में, वो उधर 2√3 पहले से है ना यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा 8√3 हो जाएगा सर, और देखो -3 उधर प्लस में जाएगा तो कितना बचेगा सर -1 बचेगा, ठीक है। ये आ गई इक्वेशन इस केस में भी, ठीक है। तो दोनों केस में आपने देख लिया कैसे निकालनी थी, ठीक है। वैसे तो ये आप PDF से ही देखना, बट फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि छोटा करूँ तो क्या साफ आएगा, वैसे आएगा नहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लिख दिया है ना, तो ये घिचपिच हो जाएगा छोटा करने पे। तो आप एक काम करना ना, हाँ देखो घिचपिच आ रहा है, आप एक काम करना PDF से ही देखना, है ना, PDF में मैं दूंगा ना, क्लियर रहेगा वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब आगे चलते हैं, ठीक है। ये थोड़ा साफ करने की कोशिश करिए, आप देख लेना, अगर इतने में काम चले तो ठीक है, तो PDF में आप देखना। चलो अब बात करते हैं, ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, कह रहा है इक्वेशन फाइंड आउट कर दो किसकी, राइट बाइसेक्टर की। किसका राइट बाइसेक्टर है, जो एक लाइन सेगमेंट को
बाइसेक्ट करता है। किस लाइन सेगमेंट को? जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता है ना। बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट। मतलब क्या है, अगर मैं आपको फिगर से दिखाऊं तो समझो कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हो, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट हो जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हो, है ना। एक पॉइंट क्या है सर 3,4, ठीक है, ये है 3,4। मान लो इस पॉइंट का नाम ही दे देता हूँ मैं P, और ये वाला जो पॉइंट है Q है सर, इसके कोऑर्डिनेट क्या है सर -1,2। अब इसको, ठीक है, बाइसेक्ट करने वाला यहाँ पर है ना, राइट बाइसेक्ट करने वाला मतलब 90 डिग्री पे काटता है, ठीक है, मान लेते हैं ये है, ठीक है, ये 90 डिग्री पे इसको बाइसेक्ट करता है सर। मतलब अगर मैं इस बिंदु को, है ना, इस बिंदु को A बोलूँ तो जो A होगा वो PQ का मिड पॉइंट है, क्योंकि मिड पॉइंट पे और एंगल A 90 डिग्री है, ठीक है। अब इतनी चीज़ हमें बताई गई है, हमें इस राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, ठीक है। तो राइट बाइसेक्टर को मैं L बोल दे रहा हूँ। L किसको बोला मैंने? जो जिस राइट बाइसेक्टर की बात की गई है, ठीक है। अब एक बात और, जो यहाँ पे देखो, अब मैं कैसे निकाल सकता हूँ? पहली बात तो जो पॉइंट A है इसके कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएंगे, है ना, इसके कोऑर्डिनेट हमें पता लग जाएंगे सर। अगर इसके कोऑर्डिनेट को मैं बोलूँ x डैश y डैश, तो क्या मैं x डैश y डैश पता लगा सकता हूँ? हाँ, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है। मतलब इस राइट बाइसेक्टर पे एक पॉइंट तो मुझे पता लग जाएगा, एक पॉइंट पता लग गया, ठीक है। दूसरी बात कि अगर मैं बोलूँ कि भाई जो इसका स्लोप है सर वो m1 है और जो इसका स्लोप है वो m2 है, तो मैं m2 भी पता लगा सकता हूँ m1 की मदद से। क्यों? क्योंकि m1 तो 2 पॉइंट पता है तो निकल ही जाएगा, और m1 m2 को मल्टीप्लाई करने पे -1 आएगा। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री पे काट रहा है इसको, यानी इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। तो अगर m1 m2 के बीच में रिलेशन पता है तो वहाँ से m2 भी निकल जाएगा। क्लियर होगी बात? और जैसे मुझे m2 पता लगेगा, इस पर एक पॉइंट पता है, इसका स्लोप पता है, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी, ठीक है। क्लियर होगा इतनी बात? तो मैं क्या बोलूँगा? मैं बोलूँगा लेट L is right bisector of line segment AB। अब A क्या है, B क्या है? A B नहीं, PQ, ठीक है, ऑफ PQ, है ना। अब P क्या है, Q क्या है, वो सब मैंने फिगर में मेंशन कर दिया, टीचर वहाँ समझ जाएंगे, है ना। एट A ठीक है। मैंने कहा L क्या है, राइट बाइसेक्टर है PQ का, किस पॉइंट पे? A पॉइंट पे, इतना मैंने मान लिया, ठीक है। तो अब यहाँ पे x डैश की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ सर। x डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ A इज़ मिड पॉइंट ऑफ PQ, है ना। जो A होगा वो PQ का मिड पॉइंट होगा ना, क्योंकि राइट बाइसेक्टर है, मतलब ये बिल्कुल बीचों बीच आएगा। अब अगर मैं कंपेयर कर लूँ ना इसको x1 y1 से, और इसको कंपेयर करूँ x2 y2 से, तो भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 x2 जोड़ो, डिवाइड बाई 2 कर दो, है ना। तो यानी x डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x1 कितना है 3, x2 कितना है -2, तो ये हो जाएगा 3 -1 है ना, 3 -1 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से मुझे x डैश पता लग गया, x डैश कितना पता लग गया 1। और इसी तरह से मैं यहाँ पे y भी पता लगा सकता हूँ, मतलब y डैश, है ना। इसका y कोऑर्डिनेट क्या है? y डैश। y डैश क्या हो जाएगा? y1 y2 को जोड़ के आधा कर दो, तो यहाँ से कितना आ गया सीधा सीधा? y1 कितना है सर? y1 है 4, y2 कितना है सर 2, डिवाइड बाई कितना करना है? डिवाइड बाई 2 करना है। तो y डैश की वैल्यू कितनी आ गई? 4 2 6 का आधा 3, ठीक है ना सर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ठीक है। इसको एक ही लाइन में लिख देता हूँ, एक लाइन बच जाएगी। मतलब आप ऐसा मत करना भी मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाता है ना, तो फिर PDF इतनी साफ़ नहीं आएगी जब इतना मैं छोटा करूँगा इसको, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे x डैश पता लग गया, y डैश पता लग गया, यानी इस पर एक पॉइंट तो मुझे पता लग गया, अब मुझे m2 निकालना है सर। मुझे क्या निकालना है? m2 निकालना है। तो मैं कैसे निकालूंगा? देखो, मैं यहाँ पे लिखूँगा लेट स्लोप ऑफ PQ इज इक्वल टू m1। तो अगर स्लोप m1 है तो m1 का
कितना आएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे एक बार में लिख देता हूँ, एंड स्लोप ऑफ एल इज इक्वल टू m2, ठीक है। अब मुझे पता है एज एल इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका मतलब क्या है सर, ये इम्प्लाई करेगा कि इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट आना चाहिए -1। ध्यान से देखना, मैंने कहा भाई जो मैंने फिगर में दिखा वही लिख दिया मैंने, है ना, कि भाई पी क्यू के स्लोप को अगर मैं m1 बोलूँ, एल के स्लोप को मैं m2 बोलूँ, ठीक है। तो मुझे पता है कि एल और पी क्यू आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा, इतना तो ठीक है। चलो m1 की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो सर, देखो m2 तो मुझे नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन m1 में निकाल सकता हूँ क्या, हाँ, कैसे, y2 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1, ठीक है, ये निकाला सकता है। तो y2 में फॉर्मूला आप चाहो तो लिख लेना, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, y2 2 है, y1 4 है, तो ये कितना हो जाएगा 2 - 4 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी कि -1 और -3, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो m1 है इसी की वैल्यू है इतनी, इसको मैं इसलिए वाइट से लिख दे रहा हूँ। खैर इतना आपको समझ में आ गया होगा, बट फिर भी ये बात क्लियर हो गई इतनी। अब मुझे एक बात बताओ यार कि यहाँ से तो अब बड़ा आसान हो गया, है ना, m2 निकालना, क्यों, 2 में से 4 गया, कितना बचेगा -2, और नीचे कितना हो जाएगा -4, और यहाँ पे कितना है सर m2 बराबर कितना है -1। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आ जाएगा 1/2, माइनस से माइनस कट गया यानी 2 माइनस का, तो m2 तो पता लग गया अपने को, m2 भी पता लग गया अपने को। अब मुझे इस l की इक्वेशन निकालनी थी, है ना, तो मैं यहाँ से क्या बोल सकता हूँ, सीधा इक्वेशन ऑफ l, है ना, इक्वेशन ऑफ l या फिर इक्वेशन ऑफ राइट बाइसेक्टर l, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस, देखो अब जरा ध्यान से देखना, अभी ऊपर चली गई फिगर इसलिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, ये है अपना राइट बाइसेक्टर, अपना नहीं मतलब पी क्यू का, ठीक है, राइट बाइसेक्टर एल ही है। अब इस पे जो पॉइंट मुझे पता था वो क्या था, x डैश y डैश, यही पता था ना, और इसका जो स्लोप क्या था, स्लोप था इसका m2, तो इसकी इक्वेशन क्योंकि y माइनस y1 की जगह y डैश लिखना, और mx माइनस x1 की जगह x डैश लिखना, और m की जगह m2 लिखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉइंट है इस पर वो x1 y1 नहीं x डैश y डैश माना है हमने, ठीक। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y माइनस y1 है सर। अब देखो इनकी वैल्यू हमें निकाल चुके हैं हम, है ना, x डैश की वैल्यू आई है 1, y डैश की वैल्यू आई है 3, है ना, यहाँ पे आप देख पाओगे इसकी वैल्यू आई है 1, इसकी वैल्यू आई है 3, तो यानी 1,3 है ये पॉइंट, ठीक है, यानी कि ये पॉइंट क्या है 1,3, तो यहाँ से ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू m2 की वैल्यू अभी हमने देखा -2 है सर, और x माइनस x1 की वैल्यू है 1, x1 की वैल्यू है 1, तो -2x को इधर लाओगे ये 2x नज़र आएगा, ठीक है, और प्लस में क्या है y है, इज इक्वल टू -2 इंटू -1 यानी कि 2 हो गया, और प्लस में जाएगा 3, 2 और 3 5, ये आ जाएगी फाइनल इक्वेशन, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, ये क्लियर आ जाएगा, उतना बड़ा नहीं हुआ है, क्लियर है बात। चलो क्वेश्चन नंबर 12 भी समझ में आया होगा। अब बात कर लेते हैं आगे, यानी क्वेश्चन नंबर 13 की। इसमें क्या गया, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस लाइन। ध्यान से देखना कि यहाँ पे एक लाइन दी गई है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर का क्या मतलब ये आपको सुनना देगा, पहले मैं लिख लूँ, ठीक है, कि यहाँ पर एक लाइन दी गई है सर, है ना, ये क्या अपने पास लाइन, चलो मैंने मान लिया लाइन L है इसका नाम, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन हमें बताई गई है, इसकी इक्वेशन कितनी है सर, 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0 है सर, है ना। अब क्या कह रहा है कि भाई किसी पॉइंट से इस पर परपेंडिकुलर डाला जाए, है ना, जैसे -1,3 मान लो यहाँ पर है कहीं, ठीक है, -1,3 मान लो इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया है, मान लो इस पॉइंट ए से इस पे अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है ना, इस पे मैं क्या करूँ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, ठीक है, इस पॉइंट ए से इस पे मान लो ये रहा, ठीक है, ये मैंने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि अगर ये परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया तो परपेंडिकुलर कहीं ना कहीं जाके यहाँ पे अपना कदम रखेगा, है ना, समझ लो ये उसका पाँव है, फुट है, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ तो होगा ना यहाँ पे जाके। मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है बी, है ना, जिसके
कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1। ठीक है, मतलब क्या कि इस पॉइंट से, ध्यान देना, इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर डाला गया, जहाँ पे जाके परपेंडिकुलर उसको मीट कर रहा है उसी पॉइंट को हम बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसी के हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि भाई क्या पूछा है। अब करेंगे कैसे उसको देख लो। सॉल्यूशन नंबर 13 की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मुझे x1 y1 की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ जहाँ से भी मुझे x1 y1 में इक्वेशन मिल सकती है मैं ट्राई करूँगा कि इक्वेशन बना लूँ और उनको सॉल्व कर लूँ। तो एक चीज़ तो आपने बहुत बचपन से पढ़ रखी है कि अगर किसी लाइन पे कोई पॉइंट हो तो वो उसको सेटिस्फाई करता है ना। तो इसका मतलब है कि जो बी पॉइंट आपको दिख रहा होगा इस लाइन पे भी है और इस परपेंडिकुलर पे भी है। परपेंडिकुलर की इक्वेशन तो अपने को भी नहीं पता, लेकिन लाइन की तो पता है, तो लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा, लाइन को तो सेटिस्फाई करेगा। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट बी, जिसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, जिसके कोऑर्डिनेट है -1, 3, है ना। मतलब क्या कि मान लिया कि बी पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर है ना। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब है पॉइंट बी, इसका मतलब है पॉइंट बी जिसके कोऑर्डिनेट हैं x1 y1, ये लाई करता है ऑन लाइन L। अब मैंने नाम दे दिया है कि भाई इसी को मैं L बोल रहा हूँ फिगर में, तो टीचर यहाँ समझ जाएंगे मैं किसको L बोल रहा हूँ। तो यानी कि अगर इसको इस पर लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। यानी कि अपने पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन है 3x - 4y - 16 = 0, है ना। इसका मतलब ये भी हो गया कि x की जगह मैं यहाँ पर x1 पुट कर सकता हूँ, y की जगह y1 पुट कर सकता हूँ। तो हो जाएगा 3x1 - 4y1 - 16 = 0। इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन फर्स्ट। ध्यान से देखो कि भाई ये जो पॉइंट था ये लाइन L यानी कि इस वाले लाइन पे लाई करता था, तो जाहिर सी बात है ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब x की जगह आप x1 पुट कर दो, y की जगह y1 पुट कर दो, ठीक है। ये मुझे एक इक्वेशन मिल गई सर, x1 y1 में एक इक्वेशन तो मिल गई, है ना। इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखना चाहूँ तो -16 को उधर लिख देते हैं, चलो ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा +16, ठीक है। ये मिल गई मुझे पहली, ठीक है ना, इक्वेशन। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सोचता हूँ कि यार किसी तरह से एक और अगर इक्वेशन मिल जाए मुझे, किसी तरह से एक और इक्वेशन मिल जाए मुझे x1 x2 में, तो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन काम तो बन जाएगा। वो कैसे मिलेगी, देखो ध्यान से देखना। अगर हम, ठीक है, इसका जो स्लोप है इसको बोले m1 और इसका जो स्लोप है इसको हम बोले m2, ठीक है। तो क्या m1 m2 मल्टीप्लाई करके -1 आएगा, हाँ। और m2 जब आप निकालोगे तो उसमें ये x1 y1 इन्वॉल्व हो जाएंगे, हाँ। इसको x2 y2 मान लो यार, है ना। तो y2 - y1 x2 - x1 m2 आ जाएगा। और m1 तो यहाँ से निकाल सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 इन्वॉल्व हो गया x1 y1, इक्वेशन मिल गई उसमें। तो मतलब मेरे को पहले क्या करना है, पहले m1 की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट स्लोप ऑफ L = m1 and slope of AB = m2, है ना। अब देखो, अब मेरे पास क्या है कि 3x - 4y - 16 = 0। ये क्या है, ये गिवन लाइन है सर, ये गिवन लाइन है ना, ये वाली। अब इसको मैं y = mx + c वाली फॉर्म में रखूँ तो स्लोप निकल जाएगा, नहीं m1 निकल जाएगा। तो उसके लिए देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -4y = 3x गया माइनस में, 16 गया प्लस में, है ना। -4 से डिवाइड कर दिया तो ये y बचा, ये हो जाएगा 3/4x और ये हो जाएगा -4, है ना। तो कंपेयर करो इसको, कंपेयर विद y = mx + c। हालांकि हम इसको m1x + c से कंपेयर करेंगे, क्यों, क्योंकि हमने इसके स्लोप को m1 मान रखा है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया सर, इसका मतलब हो गया m1 की वैल्यू अपने को पता लग गई, कितनी, m1 की वैल्यू अपने को पता लग गई
3/4। अब m1 अपने को पता है 3/4, ठीक है, और मुझे ये भी पता है ना, और मुझे इसे ये भी पता है। देखो इसके बाद आप कहाँ से करोगे वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, यानी इसी स्टेप के बाद आपको इधर देखना है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो लाइन L है वो परपेंडिकुलर है AB के, इसका मतलब है m1 इंटू m2 -1 के बराबर आएगा प्रोडक्ट इनका, ठीक है ना। अब m1 तो पता है 3/4, m2 मैं निकाल सकता हूँ कैसे, m2 कैसे आएगा, देखो m2 इसका स्लोप है AB का, m2 इसका स्लोप है AB का, तो y2 - y1 यानी 3 - y1 डिवाइड बाई x2 - x1 यानी -1 - x1 इज इक्वल टू कितना है -1 के, ठीक है। आप 3 को अंदर गुणा कर दो, तो 3 गुणा में 3 हो जाएगा 9, 3 गुणा में y1 हो जाएगा -3y1, और इसको है ना, इनको आपस में गुणा करके उधर शिफ्ट करो, ठीक है, इज इक्वल टू, तो क्या होगा, देखो 4 इंटू -1 -4 हुआ, -4 उधर -1 से गुणा होगा, प्लस का 4 हो जाएगा, 4 इंटू में -x1 -4x1 हुआ, उधर जाएगा तो प्लस का 4x1 हो जाएगा। अब जरा इसको और अच्छे से लिखें अगर हम, तो 4x1 को इधर उठा के लाते हो जाएगा -4x1 और माइनस का 3y1 इज इक्वल टू, ये 9 उधर जाएगा, 4 - 9 यानी -5 बचेगा। ये हो गई इक्वेशन 2 सर। अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, इक्वेशन 2 अपने को पता है, इक्वेशन 1 अपने को पता है, इन दोनों को सॉल्व कर लें काम हो जाएगा, इन दोनों को सॉल्व कर लें काम हो जाएगा, ठीक है। एक काम करते हैं, ध्यान से देखो, इसको पहले मैं छोटा कर देता हूँ और अगले पेज से करता हूँ, नहीं तो PDF में तो साफ आता नहीं है, ठीक है। तो आपको देखो ध्यान क्या रखना है कि हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं, बस ये ध्यान रखना है, एक ये वाली, ठीक है, और दूसरी ये वाली जो है ना, इसको हम सॉल्व करने वाले हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 3x1 - 4y1 इज इक्वल टू 16, ठीक है। तो यहाँ पर क्या अपने पास 3x1 - 4y1 इज इक्वल टू 16, ये आ गई इक्वेशन 1, ठीक है। और अगला क्या है, -4 - 3, ठीक है, इक्वल टू -5, तो यहाँ से -4 - 3 इक्वल टू -5 है ना, ये x1 है, यहाँ पे y1 है। यहाँ तक आगे चीज़ क्लियर, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 से उठा के लाए हम लोग। अब एक काम करो ना यार, अब एक काम करो ना, ये जो इक्वेशन है सर, इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से, उसके x के कोफिशिएंट से, है ना, और इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके x के कोफिशिएंट से, ठीक है ना। साइन वाइन अभी हम नहीं देख रहे, प्लस का ही, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, 4 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा सर, 4 × 12x1 -4 × 4 16y1 इक्वल टू 16 × 4 64, इसको गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, -12x1 -9y1 इक्वल टू -15, ठीक है। ऐड कर दो सीधा सीधा, तो 16 और 9 25, ये -25y1 इज इक्वल टू 15 घटाओगे कितना बचेगा, 49, y1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 49 में -25 यानी माइनस ऊपर भी ले सकते हैं। तो y1 तो पता लग गया सर, y1 तो पता लग गया, y1 किसी में पुट कर दो, चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, x1 पता लग जाएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस वाले में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को पता है 3x1 - 4y1 इज इक्वल टू कितना है, 16, ठीक है। 1 मिनट अलार्म बंद कर दूँ। अब देखो 3x1 तो खैर पता ही नहीं है, -4y1, y1 की वैल्यू पता है -49 डिवाइड बाई 25 इज इक्वल टू है 16। तो यहाँ से हो जाएगा 3x1 माइनस करोगे, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 50 × 4 करते हो 200 आता है, 49 है ना, तो यानी 4 बार कम यानी 196 आएगा, डिवाइड बाई 25 बराबर है 16। तो यहाँ से 3x1 बराबर 16 माइनस 196 बटे में 25 है ना। 25 को 16 से गुणा करना है,
भाई जिससे भी 25 को गुणा करते हो ना, सोचो उसमें 4 का पहाड़ा कितनी बार जाता है, 4 बार, यानी कि आंसर 400 आएगा। सिंपल सा ट्रिक है। क्यों? क्योंकि 25 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पे 1 बार 100 होता है, यानी 8 बार पढ़ने पे 2 बार 100, 200। तो इसी का मतलब ये है कि 4 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, पहले ये देख लो इसमें। ठीक है, 4 का पहाड़ा 4 बार जाता है, यानी 400 बनेगा 25 से गुणा करने पे। किसी भी नंबर को 25 से गुणा करना हो तो सोचो 4 का पहाड़ा कितनी बार जा सकते हैं, उतना 100 बनता है। ठीक है, अब यहाँ से देखो 3x1 इतना आ गया, घटाओगे तो कितना बचेगा सर, 196। सीधा सीधा 200 घटा दो ना, तो 200, 4 आपने ज़्यादा घटा दिया, 4 दे दो उसे, 204 बटे में 25 है ना। 3 से डिवाइड कर लो यार, 3 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आप बोल सकते हो, ठीक है नीचे लिखता हूँ, यहाँ से आप क्या बोल सकते हो कि x1 की वैल्यू 3 से काटोगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, 68 बचे 25 बटे 25 आ जाएगा। ठीक है, तो जो पॉइंट था ना फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या माना था हमने उसे, नाम क्या दिया था, बी, है ना। जो पॉइंट बी था, है ना, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जो पॉइंट बी है जिसको हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर कहा था, उसके कोऑर्डिनेट हमने माने थे x1, y1, जो कि कितना आया है सर, x1 आया है, ये रहा 68 बटे 25, और y1 आया है -49 डिवाइड बाई 25। ये आ गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तो समझाने के लिए मैंने इसे बॉक्स में बंद कर दिया था। ठीक, फाइनल आंसर ये है अपना, इसको बॉक्स में बंद कर दो। क्लियर हो गई चीज़ें भाई? स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो लेते रहना। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगला जो क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14, ये वाला देखो, इसमें क्या बोल रहा है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू दिस लाइन मीट्स इट एट पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। मतलब क्या है, देखो कि कोई लाइन है सर, ठीक है, समझो, ठीक है, कि यहाँ पर कोई लाइन हो ऐसे, ठीक है, ये कोई लाइन है। अब यहाँ पे समझो कि यहाँ पर ओरिजिन है अपना, ओरिजिन यानी कि 0 0, ठीक है, ये अपना ओरिजिन है। अब इस ओरिजिन से उस पर क्या डाला गया है, एक परपेंडिकुलर डाला गया है, ठीक है, यानी कि हम क्या बोलेंगे, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये डाल दिया है परपेंडिकुलर, ठीक है। और जो ये लाइन थी ना, इसकी इक्वेशन अपने को पता है, ये जो लाइन थी इसकी इक्वेशन अपने को पता है। इसकी इक्वेशन कितनी है, ये है y = mx + c, यानी इसका स्लोप m है, सीधा सीधा दिख रहा है तो उसी फॉर्म में इसका स्लोप m है, ठीक है। अब जब फुट ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे हमें बताया गया है, यानी जिस पॉइंट पे मीट करता है ना, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 2, ठीक है। तो ये अगर मैं a बोल दूँ, इसको मैं b बोल दूँ, जिस लाइन की बात करी गई है उसको मैं लाइन l का नाम दे दूँ, ठीक है। तो यहाँ से y = mx + c, ठीक है, ये क्या है अपने पास, गिवन लाइन, जिसको मैंने l नाम दिया, तो चलो मैं l भी लिख देता हूँ, गिवन लाइन l है ये, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसका स्लोप तो सीधा सीधा पता लग गया अपने को, m है, स्मॉल m, ठीक है। इसके अलावा एक और बात देखो, कि जो पॉइंट b है वो लाइन l पे लाई करता है ना, तो हम बोलेंगे कि जो b है जिसके कोऑर्डिनेट हमें बताए गए हैं -1, 2, ये लाई करता है, लाइज ऑन y = mx + c। अगर ये इसी लाइन पे लाई करता है तो मतलब ये सेटिस्फाई भी करेगा इसको। इसका मतलब क्या है, y की जगह आप ये पुट कर दो y कोऑर्डिनेट, और m, x की जगह आप इसका x कोऑर्डिनेट पुट कर दो सर, प्लस में c, है ना। तो यानी कि हो जाएगा 2 = -m + c, इसको बोल दो इक्वेशन 1। अब हमें देखो क्या निकालना है, हमें m और c की वैल्यू निकालनी है सर। एक इक्वेशन तो m और c में पता लग गई, क्या मुझे कोई और दूसरी इक्वेशन पता लग सकती है m और c में? मैं बोलूँगा हाँ। देखो ना, इसका स्लोप तो m है सर, है ना, इसका जो स्लोप है वो तो हमें पता है कि m है। क्या इसका स्लोप आप नहीं निकाल सकते? इसका जो स्लोप है वो मान लो ना m2 है ना। तो मैं बोलूँगा लेट स्लोप ऑफ AB = m2। अब इसके बाद मैं क्या बोलूँगा, एज L इज परपेंडिकुलर टू AB, इसका मतलब है इन दोनों स्लोप का प्रोडक्ट -1 आएगा, ठीक है। जो लाइन L है इसका स्लोप तो m ही है सर,
और इसका m2, m इंटू m2 कितना आना चाहिए -1। तो भाई इसका तो m ही है, m2 मुझे पता है, मुझे m2 पता है। कैसे? m2 के लिए क्या करो ना, इसको कंपेयर कर लो x1 y1, इसको कंपेयर कर लो x2 y2 से, तो जगह y2 माइनस y1, यानी कि m2 की जगह क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। y2 कितना है 2, 2 माइनस 0 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, m की वैल्यू ही मिल गई मुझे। m की वैल्यू कितनी मिल गई देखो, ये हो जाएगा 2 डिवाइड बाई -1, -2 उधर जाएगा तो यानी कि 1/2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया 1/2। क्या पता लगा मुझे, ये m पता लग गया। m पता लग गया कितना 1/2। और क्या पता करना है सर, c भी पता करना है। तो इक्वेशन 1 को उठा लो ना यहाँ से। ठीक है, इक्वेशन 1 को मतलब कॉपी कर लो। इक्वेशन 1 क्या है, 2 इज इक्वल टू -m प्लस c, है ना। ये कहाँ से लिखा हमने, फ्रॉम इक्वेशन 1, है ना। इसके बाद यहाँ से देखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 2 इक्वल टू m की वैल्यू है 1/2, तो हो जाएगा -1/2 प्लस में c। तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, 2 प्लस हाफ यानी कि 5/2 c की वैल्यू आ गई, है ना। ऐसे ना लिखना चाहो तो थोड़ा ऐसे लिख दो यार, यानी कि c कितना है 5/2। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा, आसान सा क्वेश्चन था। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 15 की। ठीक है, अगेन काफ़ी इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ P एंड Q आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर्स फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन्स दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली प्रूव दैट p² + 4q² = k²। ठीक है, तो यार अभी भी पहले इस क्वेश्चन को छोड़ो, पहले इस बात पे फोकस करो कि यार अगर मान लो आपके पास एक लाइन हो और लाइन की इक्वेशन अगर आपके पास हो ax + by + c = 0, ये मान लो अगर अपने पास कोई लाइन हो तो इसका पॉइंट से डिस्टेंस निकाला कैसे जाता है। ठीक है, ये पहले आपको पता होना चाहिए। क्लियर होगी बात। तो मान लो कि अगर यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट हो सर, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट हो जिसके कोऑर्डिनेट हो x1, y1, ये सब मैंने आपको बताया हुआ है ना, ये कोई पॉइंट है सर, और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d है तो आपको d निकालना आता है क्या, है ना, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो भाई आपको ये निकालना आता है। इसको क्या करते हैं, अगर इस फॉर्म में लाइन की इक्वेशन है, पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट करो, फिर आप लिखो a, x की जगह छोड़ दो, ये मैंने आपको याद करने का तरीका बताया था, y की जगह छोड़ दो, प्लस में c, मोड में लिखो इसको। ठीक है, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, √a² प्लस b²। ठीक है, बस x की जगह ये वाला x1 पुट कर दोगे, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 मतलब उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, और y की जगह जो b के पास y था उसकी जगह पॉइंट का y कोऑर्डिनेट। ये आपको डिस्टेंस मिल जाता है सर, ये आपको क्या मिल जाता है, डिस्टेंस मिल जाता है। बस अपने क्वेश्चन में क्या है कि जो हमने पॉइंट x1 y1 बोला है, अपने क्वेश्चन में ये ओरिजिन यानी 0 0 है। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, क्योंकि आपको तो स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना होता है ना। हम बोलेंगे डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ x1 y1, डिस्टेंस ऑफ x1 y1 फ्रॉम लाइन ax प्लस by प्लस c = 0 इज d इज इक्वल टू, ठीक है, इज d इक्वल टू दिस, ये होगा, यानी कि a x की जगह x1, b y की जगह y1 प्लस में c, ये मोड में होता है, डिवाइड बाई √a² b²। आप कहोगे भाई क्यों लिख रहे हो, क्योंकि अगर मैं ऐसे यहाँ इतना सारा लिखा रहने दूंगा ना, ये काफ़ी जगह कवर करेगा और फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना, इसको हटाओ। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप कि अगर हमें पॉइंट इतना दिया गया हो, इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस निकालना हो, तो डिस्टेंस ये होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सर ये देखो कि जो अपनी लाइन 1 है, ये वाली है ना, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से
है ना, मैं क्या बोलूँगा, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से p दिया गया है। देखो यहाँ पे p क्या दिया गया है, ठीक है, यहाँ पे ये छोड़ो, ऐसे मत लिखो, ऐसे लिखो हेयर, एकदम सिंपल सा तरीका बता रहा हूँ आपको करने का। हेयर p क्या है, p है डिस्टेंस, ध्यान से देखना, डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन यानी कि 0 0 फ्रॉम, ठीक है, p क्या है, डिस्टेंस ऑफ 0 0 फ्रॉम क्या, ये वाली लाइन, ठीक है, ये क्या है, ये है फ्रॉम x cos थीटा, ध्यान से देखना, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, इसको उधर ले आओ ताकि इसको हम ax प्लस बी वाई प्लस सी वाली फॉर्म में दिखा सके, उधर जीरो होना चाहिए राइट साइड में, तो इसको उधर शिफ्ट करो, यानी कि जो k है k cos 2 थीटा उसको इधर ही ले आओ, उधर बचेगा 0, ठीक है। अब ये जगह बची रहे ना, इसलिए मैं इसको इधर ही लिख रहा हूँ, बाद में काम आएगा। तो देखो p क्या है सर, p क्या है सर, p है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम इतना, इसका मतलब कि अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें तो हमारा डिस्टेंस d था, d की जगह p है, कोई बात नहीं, है ना। यहाँ पे लाइन ये वाली थी तो ऐसे आया था, यहाँ पे लाइन ये वाली है तो कैसे आएगा, यहाँ पर, ठीक है। आपको क्या करना होता है, x की जगह x1, अब x1 कितना है, 0 है, तो इसकी जगह 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू में cos थीटा 0 ही हो गया। यहाँ पे y की जगह 0 रखोगे, क्योंकि यहाँ पे x की जगह x1, y की जगह y1 रखते हो, पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट, तो पॉइंट के x y कोऑर्डिनेट आप शिफ्ट कर दो यार इसकी जगह, मतलब मैं तीर बना देता हूँ ताकि आप जब बाद में देखो आपको समझ में आ जाए, ठीक है, कि भाई इसकी जगह ये पुट करना है और इसकी जगह ये पुट करना है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये भी हो जाएगा 0, यहाँ तो x y है ही नहीं, तो हो जाएगा c की जगह k cos 2 थीटा डिवाइड बाई अंडर रूट a स्क्वायर b स्क्वायर, a क्या होता है x का कोफिशिएंट, लाइन में x का कोफिशिएंट क्या है, cos थीटा, तो हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, है ना, क्योंकि a किसको बोल रहे हैं हम, x के कोफिशिएंट को, ठीक है, और b किसको बोल रहे हैं, y के कोफिशिएंट को, तो y का कोफिशिएंट क्या है सर, साइन थीटा माइनस का, तो यानी कि माइनस साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो हमें प्रूफ करना है सर, जो हमें प्रूफ करना है, क्या उसमें p दिख रहा है, नहीं, p का स्क्वायर दिख रहा है क्या, ठीक है, यहाँ देखो p का स्क्वायर दिख रहा है, तो दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ मैं, क्या करता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ सर, तो ये हो जाएगा इसका मतलब p स्क्वायर होते ही मोड फोड़ का झंझट ही खत्म, ठीक है, मोड वोड हटाओ, है ना, इस पूरे का स्क्वायर करोगे हो जाएगा k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा, क्योंकि ये प्लस आएगा तो भी हैंडल कर लेगा स्क्वायर, माइनस आएगा तो भी हैंडल कर लेगा, न्यूट्रल आएगा तो भी हैंडल कर लेगा, है ना, और डिवाइड ये तो 1 होता है ना सर, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस तो हट जाएगा, बैलेंस आएगा, है ना, 1 का अंडर 1, तो मतलब p स्क्वायर की वैल्यू मिल गई सर, है ना, p स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है ना, इसको, है ना, इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल के छोड़ दो, क्लियर होगी बात। अब इसी तरह से यहाँ पे एक और चीज़ देख लो, इसी तरह से यहाँ पे एक चीज़ दी गई है q, ठीक है, एक तरह से q दिया गया है, q क्या है, डिस्टेंस है सर, q क्या है, डिस्टेंस ऑफ, फिर से ओरिजिन ही है, फ्रॉम लाइन, कौन सी लाइन, ध्यान से देखो, q क्या है, फिर से देखो q क्या है सर, इसमें बोला गया p तो इस लाइन से डिस्टेंस था ओरिजिन का, जो q है यहाँ पे सेकंड चीज़ q है, तो सेकंड लाइन, यानी q इस लाइन का डिस्टेंस है ओरिजिन से, q क्या है, डिस्टेंस ऑफ दिस यानी ओरिजिन फ्रॉम दिस इक्वेशन, ये क्या है सर, फ्रॉम, ये है एक्स सेक, यहाँ लिख देता हूँ एक्स सेक थीटा है या 2 थीटा है, प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इक्वल टू 0, है ना, के को उधर ले जाओ। अब देखो ना यार, यही वाला फॉर्मूला लगाओ, जैसे यहाँ पे x1 y1 था, यहाँ पे x1 की जगह 0, y1 की जगह 0 है, यहाँ पे a x प्लस ये b y ये c, ठीक है, तो मतलब यहाँ का जो डिस्टेंस q है सर, वो क्या हो जाएगा, मोड में, है ना, मोड में क्या करोगे सर, x की जगह ये पुट करना होता है, y की जगह ये पुट करना होता है ना, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ना, x की जगह x1 आ गया है, y की जगह y1 ही तो आया है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम ये चीज़ पुट करें सर, तो ये तो 0 पुट करते ही 0 बन जाना है, ये भी 0 पुट करते ही 0 बन जाना है, और यहाँ पे माइनस के है सर, है ना, यहाँ पे क्या है, माइनस के डिवाइड बाई,
ठीक है, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर क्या आएगा सर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब यहाँ पर ए क्या है सर, ये है ए, यानी कि सेक थीटा का स्क्वायर, और बी क्या है सर, कोसेक, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, क्या अपने क्वेश्चन में क्यू है सर, नहीं, क्यू का स्क्वायर हो रहा कहीं ना कहीं से, तो क्यू का स्क्वायर ही कर देता हूँ मैं। तो क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा सर, इसका स्क्वायर करोगे के स्क्वायर आ गया, मॉडल उठाओ, डिवाइड बाई, स्क्वायर करने की वजह से नीचे का भी अंडर रूट हट गया। अच्छा, सेक स्क्वायर को क्या मैं 1 कॉस स्क्वायर भी लिख सकता हूँ क्या, हाँ, तो ये हो जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर को क्या मैं 1 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, बिल्कुल, है ना, स्क्वायर किया है दोनों तरफ, तो ये मोड से कोई दिक्कत नहीं होगी, अब स्क्वायर हो गया और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा। तो देखो क्या बचेगा, ये बचेगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, है ना, के स्क्वायर ऊपर है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, है ना, डिवाइड बाई इन दोनों का प्रोडक्ट, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से देखो यार, क्यू स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, पहली बात तो जो नीचे है वो ऊपर कर दो, है ना, उलट जाता है, ये फ्रैक्शन ऐसे उलट जाएगी, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इंटू, यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1, है ना, क्योंकि ये तो ऊपर शिफ्ट हुआ, ये तो 1 लिखा हुआ है सर, कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो ये हो गया। लेकिन जो अपने को प्रूव करना है सर, उसमें इसका 4 टाइम्स दिख रहा है, उसमें क्या दिख रहा है, क्यू का 4 टाइम्स। हमें प्रूफ क्या करना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू के स्क्वायर, है ना, यहाँ पे 4 क्यू स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं क्या करता हूँ, मैं इसी में दोनों तरफ 4 से गुणा भी तो कर सकता हूँ, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, है ना, इसको अलग कलर से लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये एकदम से हमने मल्टीप्लाई कर दिया इसलिए आया, नहीं तो सोचो 4 कहाँ से आ गए। ठीक है, अब सोचो ये इक्वेशन 1 है ना, ये इक्वेशन 2 है सर, 1 और 2 ऐड कर दो, है ना। अब इतने के बाद ठीक है, आप क्या बोलोगे, आप इक्वेशन 1 और 2 ऐड कर देते हैं सर। इक्वेशन 1 और 2 की क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि देखो ये पी स्क्वायर है और इसके LHS में कितना दिख रहा है सर, क्यू 4 क्यू स्क्वायर है, इसको ऐड करते लेफ्ट वाली चीज़ तो बन गई। भाई इतना ही तो है जो प्रूव करना है, उसमें देखो ना, उसमें यही तो है, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर, ठीक है, तो वो मैंने कर दिया। अब इनका राइट साइड भी ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो राइट में क्या है, के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस यहाँ पर क्या है 4 के स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब जरा ध्यान से देखना, इनमें से क्या के स्क्वायर दोनों के पास है, कॉमन ले लूँ, हाँ, यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, ठीक है, प्लस यहाँ से 4 के स्क्वायर, देखो के स्क्वायर तो कॉमन आ गया है, 4 कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, ये बचा हुआ है, 4 बचा हुआ है, कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, साइन स्क्वायर, सबका स्क्वायर ले सकते हो एक साथ, क्यों, देखो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, कॉस थीटा का स्क्वायर और साइन थीटा का स्क्वायर, एक साथ स्क्वायर ऐसे लिख दो। अब ऐसा लिखने से फ़ायदा क्या हो रहा है सर, फॉर्मूला बन जा रहा है, ध्यान से देखो, ये हुआ के स्क्वायर, ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर 2 थीटा, यहाँ पे 2 कॉस थीटा साइन थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है सर ये, और उसका स्क्वायर लगा हुआ है, यानी स्क्वायर लगा दो। अब ये तो कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 हो गया, यानी कि के स्क्वायर इंटू 1, और LHS में क्या चल रहा है सर, पी स्क्वायर प्लस 4 क्यू स्क्वायर। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, यही हमें प्रूव करना था। आप चाहो तो लिख लेना प्रूव्ड, ठीक है, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे इतना साफ आ नहीं रहा है, ठीक है। तो एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा अच्छे से अरेंज करके आपको दे देता हूँ, ठीक है। अब थोड़ा क्लियर है, अब आप स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, ठीक है, बाकी PDF में तो क्लियर आ ही जाएगा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहा है इन द ट्रायंगल ABC विद वर्टिसेस ABC
फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड फ्रॉम वर्टेक्स ए। देखो एक ट्रायंगल है, ठीक है, क्वेश्चन समझो पहले। यहाँ पर एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम है सर ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का नाम क्या है, ए बी सी। ए के कोऑर्डिनेट अपने को बताए गए हैं 2,3, बी के कोऑर्डिनेट क्या हैं 4,-1 और सी का कोऑर्डिनेट क्या है 1,2। अब कह रहा है जो वर्टेक्स ए है ना सर, यहाँ पे जो वर्टेक्स ए है इससे एक एल्टीट्यूड खींचो। तो मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये वो एल्टीट्यूड है, ठीक है ना, ये वो एल्टीट्यूड है, ठीक, जो पॉइंट ए से खींचा गया है सामने वाली साइड बी सी के ऊपर। मान लेते हैं कि ये ए पी मान लेते हैं इसको। तो मतलब ए पी मैंने मान ला कि वो एल्टीट्यूड है ना। ये 90 डिग्री का बनाता है, एल्टीट्यूड क्या होता है आगे जाके 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है। ये अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट अभी मान के चलो ऐसे बना दिया मैंने, कोई फिगर तो बनानी पड़ेगी ना। तो अब हम क्या करेंगे सर, अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, मुझे क्या करना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंड लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, यानी कि मुझे इसकी लेंथ भी बतानी है, इसी एल्टीट्यूड की इक्वेशन भी बतानी है। तो इक्वेशन देखो कैसे बता सकता हूँ मैं, पहले इक्वेशन की बात कर लेते हैं। इक्वेशन के लिए मुझे इस एल्टीट्यूड पे एक पॉइंट तो पता है सर, वो क्या है, पॉइंट ए। पॉइंट ए इस पे भी तो आ रहा है, ठीक है। और अगर मैं इसका स्लोप निकाल लूँ सर, इसका स्लोप निकाल लूँ, इसका स्लोप निकाल लूँ तो काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसके स्लोप को m बोल देते हैं, ठीक है, इसके स्लोप को m बोल देते हैं। तो मैंने क्या लिखा, लेट ए पी इज रिक्वायर्ड एल्टीट्यूड, मतलब जिस एल्टीट्यूड की बात की गई है वो ए पी है ना, विद स्लोप m, ठीक है, स्लोप m के साथ। अब m कैसे निकाल सकते हैं, देखो मुझे पता है कि जो AP है वो परपेंडिकुलर है सर BC के ऊपर। आप कहोगे बिल्कुल, तो इसका मतलब हो गया कि जो AP का स्लोप है जिससे मैंने बोला है m, और जो स्लोप है BC का, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ स्लोप ऑफ BC, ये आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यार m तो मुझे नहीं पता, लेकिन BC का स्लोप तो देखो क्या लिख सकता हूँ, ये जो BC है इसका स्लोप क्या लिख सकता है, y2 - y1, यानी कि 2 -, 1 2 + 1 हो गया, और x2 - x1 यानी कि 1 - 4 हो गया सर, इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 और 1 3 बटे में -3, यानी कि ये हो जाएगा -1, ठीक है, और ये भी -1 है। तो m की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। m की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, m की वैल्यू तो 1 हो गई। अब अगर मुझे इसका स्लोप पता लग गया, इस पे एक पॉइंट पता है, तो इसकी इक्वेशन भी पता है, समझो, है ना। तो अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं बोलूँगा इक्वेशन ऑफ एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड का नाम क्या दिया है हमने, AP। तो भाई AP का स्लोप निकालते हैं। चलो इसका स्लोप क्या हो जाएगा, y - y1 इज इक्वल टू m x - x1, ठीक है। इसको आप किससे कंपेयर करोगे, x1 y1 से, ठीक है, स्लोप तो m है ही, तो इसका हमें इक्वेशन मिल जाएगी। तो जगह y - y1 सर, y1 कितना है 3 इज इक्वल टू m कितना है सर 1, x है ना, m कितना है 1 है, ठीक है, x - x1 कितना है 2। तो ये कितना हो जाएगा, देखो y 1x इधर ले आओ सीधा सीधा, -x इज इक्वल टू 1 × -2, ये हो गया -2 और +3 यानी कि, ठीक है। तो ये आ गया अपने पास इक्वेशन। अब मुझे क्या करना था, इसकी लेंथ भी निकालनी है, लेंथ निकालनी है AP। अब देखो लेंथ है क्या असलियत में, जो लेंथ है देखो ना, लेंथ है, अगर आप सिर्फ फोकस करो BC पे, ये जो है, और इस पॉइंट पे, तो जो ये लेंथ AP है असलियत में, ये इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है, किसी लाइन का किसी पॉइंट से डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं। तो यानी कि अब अगर मुझे BC की इक्वेशन पता लग जाए, अगर मुझे BC की इक्वेशन पता लग जाए, तो मैं कहूँगा कि भाई
इस पॉइंट से BC की जो दूरी होगी परपेंडिकुलर दूरी, वही AP यानी कि इस एल्टीट्यूड की लेंथ के बराबर होगा, है ना। तो इसीलिए अब मैं सीधा सीधा यहाँ पे बोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोल सकता हूँ कि ये जो AP है ना सर, ये AP क्या है, ये है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट A जिसका कोऑर्डिनेट है 2,3 फ्रॉम लाइन BC। मतलब अगर BC एक लाइन हो, लाइन सेगमेंट ना होके, लाइन बोलो लाइन सेगमेंट बोलो, ठीक है ना, कंफ्यूज हो तो ऐसे ही लिख दो फ्रॉम BC, है ना, क्योंकि यहाँ पे लाइन सेगमेंट जैसा दिख रहा है, बट इक्वेशन तो हम लाइन की ही लिखते हैं, ठीक है। हालांकि वो एक ही चीज़ आती है, ठीक है। लाइन सेगमेंट मतलब लाइन का टुकड़ा, तो मतलब जो लाइन यहाँ से गई होगी उस लाइन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, जिसका ये टुकड़ा रहा होगा, ठीक है। तो AP क्या है, डिस्टेंस है A का फ्रॉम BC। तो मतलब मुझे BC की इक्वेशन तो चाहिए भाई, अब मुझे BC की इक्वेशन तो चाहिए। अब वो कैसे निकालूंगा सर, 2 पॉइंट पता है मुझे BC पे, तो मैं सीधा सीधा बोलूँगा इक्वेशन ऑफ BC क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 और यहाँ पे x माइनस x1, ये इक्वेशन लगेगी, है ना। जब हम वो वाला फॉर्मूला करते तो y1 x1 हमने किसी और चीज़ को माना था, है ना, याद रहे, हमने उसको माना था। अब इसको हटा दो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला तो हम जनरल फॉर्म में ज़्यादा तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मान लो x1 y1, ज़्यादा ऊपर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो इसको x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब क्या करो, इसको मानो x1 y1, इसको मानो x2 y2। तो अब देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y माइनस y1, कितना है -1 है तो +1 हो जाएगा, इज इक्वल टू y2 माइनस y1, ठीक है। y2 या तो यूँ सोचो ना, इसका स्लोप ही निकाल लिया हमने, इसका स्लोप कितना है, स्लोप ऑफ BC, ये तो हम निकाल ही चुके हैं यार, क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं। इसका स्लोप ना, स्लोप ऑफ BC कितना था, स्लोप ऑफ BC ये था ना, -1 ही तो आया था, देखो ना, स्लोप ऑफ BC कितना आया था, -1 आया था, ठीक है। 2 प्लस है, ये था ना स्लोप ऑफ BC, यहाँ से देखो, ठीक है। इज इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसकी वैल्यू हमने निकाल रखी है, ध्यान से देखो, यही तो था ये, है ना, यही चीज़ अब यहाँ पे पुट कर दो फिर, ठीक है। तो 2 और 1 3, और ये कितना आया था, -1 आया था, तो मतलब ये आ गया -1, और यहाँ पे आ गया x माइनस x1, सर x1 कितना है 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, देखो -x इधर आएगा +x, यहाँ पे y, और -4 इधर आएगा, ठीक है, -+4 इधर आएगा, माइनस में यानी कि 3, ठीक है। तो अब हम क्या बोलेंगे इसके बाद, देखो अब हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो AP है सर, यानी कि AP की लेंथ है, एल्टीट्यूड की जो लेंथ है, वो क्या होगा, वो इस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस ही तो है, ठीक है, यानी कि ये जो लाइन आई है इसका, तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से हो जाएगा mod 1x, ठीक है ना, यहाँ से देखो 1x 1y और -3 डिवाइड बाई √1² + 1²। ध्यान से देखना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझो, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 समझो। ax by c, a की वैल्यू 1 है इसलिए a का स्क्वायर, b की वैल्यू भी 1 है इसलिए यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और ये वाली चीज़ 1x 1y -3, 1x 1y -3, x y की जगह क्या लिखते हैं, उस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट जिससे दूरी निकाल रहे हैं, किससे दूरी निकाल रहे हैं, 2,3 से, तो यानी यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा सर। तो यहाँ से AP की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 3 - 3 तो कट गया, 1 और 1 2 आ गया, डिवाइड बाई √2 आ गया, काटोगे तो √2 आ जाएगा, ठीक है, ये आ गया AP। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हैं क्वेश्चन नंबर 16 तक। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो यार, क्वेश्चन नंबर 17 आसान है। इसमें क्या कह रहा है, इफ़ P इज़ द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A and B सो दैट दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। मतलब क्या है, हम बोलेंगे
इक्वेशन, ठीक है, हम यहाँ पे क्या क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे लेट एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू ए एंड वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू बी, है ना। तो अब यहाँ पे इक्वेशन, इसका मतलब क्या, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाली है अपने पास, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होने वाली है अपने पास सर, सोचो ना। इंटरसेप्ट हम क्या होती है, x डिवाइड बाई एक्स का इंटरसेप्ट, y डिवाइड बाई वाई वाला इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 1। यहाँ पे b इंटू एक्स, a इंटू वाई, a भी उधर जाएगा, इधर आ जाएगा फिर से माइनस ए बी इक्वल टू 0। ये हो गई लाइन, है ना। अब ये आ गया अब ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 वाली फॉर्म में। अब हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर ये लाइन है, सोचो ना, अगर ये अपने पास लाइन है, ठीक है, जिसका लेंथ हमें क्या बताया गया है, फ्रॉम द ओरिजिन, लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं क्या बोलूँगा, P क्या है, P है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन, यानी कि इस पॉइंट से, ठीक है। तो P असलियत में क्या हो जाएगा, है ना, इसके बाद देखो यहाँ कर रहा हूँ मैं, इसका मतलब P क्या हो जाएगा सर, ठीक है। इसको कंपेयर कर लो ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 से, तो P क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो, यहाँ हम क्या लिखते, ए एक्स की जगह x1 प्लस बी, वाई की जगह y1 प्लस सी, डिवाइड बाई क्या था, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से असलियत में अपनी लाइन जो है इसको कंपेयर करो ना, ए एक्स, ए की जगह क्या है सर, बी, x1 क्या होता है, जो भी, ठीक है, प्लस में फिर ए, यहाँ पे 0, फिर सी की जगह क्या है, ए बी। आप कहो ये क्या कर रहे हो, अरे भाई इसको कंपेयर करना है आपको, इसको आपको किससे कंपेयर करना है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो आप देखोगे कि कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल बी आ रही है और कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल ए जा रही है, समझ में आ गया। तो कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल बी, कैपिटल बी की वैल्यू स्मॉल ए, और जो पॉइंट होता है ना सर यहाँ पे, ये x1 y1 होता है, x1 y1 इससे कंपेयर करोगे, इसको कंपेयर करोगे x1 y1 से, इसको कंपेयर करोगे x1 y1 से। तो x1 की वैल्यू 0 है, y1 की वैल्यू भी 0 है, अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू बी है बल्कि, और बी की वैल्यू स्मॉल है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा सर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। क्यों कर सकते हैं स्क्वायर, क्योंकि जो हमें प्रूफ करना है ना उसमें कहीं ना कहीं पी का स्क्वायर नज़र आ रहा है, जो हमें प्रूफ करना है उसमें कहीं ना कहीं पी का स्क्वायर नज़र आ रहा है। देखो ये तो 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, भूल जाओ, बचा क्या, माइनस ए बी, उसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, रूट हटा सकते हो क्योंकि अभी स्क्वायर आ गया कहानी में। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको अच्छे से लिखना चाहो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब देखो, अब इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 समझ सकते हो क्या, हाँ। अब जो हमें प्रूफ करना है उसमें 1 डिवाइड बाई पी स्क्वायर है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको उलट देता हूँ, दोनों तरफ उलट दो, यानी कि यहाँ से 1 बाई पी स्क्वायर इज इक्वल, इसको उल्टोगे तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसको अलग अलग भी लिख सकते हो, इसको अलग अलग भी लिख सकते हो। यहाँ ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया तो 1 बाई पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 1 बाई बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया 1 बाई ए स्क्वायर। यही प्रूव करना था सर, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।